गुड मॉर्निंग एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज हम करेंगे पार्ट थर्ड हमारे चैप्टर हिस्ट्री के द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का, जिसमें हम ब्रिटेन के बारे में पढ़ेंगे, बाल्कन रीजन के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्टली ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड दिस विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ब्रिटेन को देखते हैं, ब्रिटेन के बारे में पढ़ते हैं। नेशनलिज्म ब्रिटेन में कैसा रहा, कैसे आया, व्हाट वाज द प्रोसेस। Unlike rest of the Europe, Britain का nationalism was not because of revolution, not because of revolt, but it was a very gradual process, a long drawn process. काफ़ी समय तक ये process चलता रहा and then ब्रिटेन जो है एक नेशन स्टेट फॉर्म हो गया। प्रायर 18th सेंचुरी ब्रिटिश एज अ नेशन नेम जो था वो प्रेजेंट नहीं था। इन्हें ब्रिटिश आइल्स कहा जाता था, जहाँ पे प्राइमरी आइडेंटिटीज़ जो एथनिक वंस थी वो रहती थी, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश एंड आयरिश। एंड दे हैड देयर ओन पॉलिटिकल कल्चरल ट्रेडिशंस। बट धीरे धीरे जो इंग्लिश नेशन था वहाँ पे दे बिगिन टू ग्रो वेल्थ में, मनी में, पार में, एंड उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है एक्सटेंड करना शुरू कर दिया बाकी आइलैंड्स में, जहाँ पे रेस्ट ऑफ द आइडेंटिटीज़ जो एथनिक आइडेंटिटीज़ थी वो रहती थी। इंग्लिश ने पार सीज की थी फ्रॉम मोनार्की इटसेल्फ इन 1688 थ्रू मैग्ना कार्टा। मोनार्की से ये पार्लियामेंट फॉर्म कर ली थी इन्होंने सबसे पहले अपने ही इंग्लिश आइलैंड पे, एंड इंग्लैंड को उन्होंने एक सेंटर बना दिया था अपने नेशन स्टेट का। एंड देन उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस रेस्ट ऑफ द आइलैंड्स पे पोर्ट्रेट किया, शो किया, जो कि हम देखेंगे। इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ने क्रिएट किया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेटर ब्रिटेन। जब इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड मिल गया तो न्यू नेम क्रिएट हुआ जिसका नाम था यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेटर ब्रिटेन। ये बना थ्रू 1707 एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 में एक एक्ट ऑफ यूनियन फॉर्म किया इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ने, एंड दे बिकेम अ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेटर ब्रिटेन। अब इसमें हुआ क्या, स्कॉटलैंड पे इम्पोज किया इंग्लिश ने अपना इन्फ्लुएंस। सेकेंडली, पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स वर डोमिनेटिंग, उनका नंबर ज़्यादा था। स्कॉटिश जो थे, स्कॉट के लोग थे स्कॉटलैंड के, दे वर रिप्रेस्ड, उन्हें दबाया जा रहा था। जैसे कि उन्हें लैंग्वेज, उनकी जो लैंग्वेज थी गेलिक, दे वर नॉट अलाउड टू स्पीक। द नेशनल ड्रेस उनकी बैन की। काफ़ी लोगों को वहाँ से अपने होमलैंड को छोड़ना पड़ा, दे हैड टू लीव। देन जो स्कॉटिश हाईलैंड जो एरिया है, उस जगह को जो बोलते हैं, दे सफर्ड लॉस बिकॉज उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन करने के काफ़ी अटेम्प्ट्स यूज़ किए एंड इंग्लिश ने उन्हें फिर भी सप्रेस किया। तो 1707 में स्कॉटलैंड इंग्लैंड के साथ जुड़ गया। देन आयरलैंड की बात करते हैं। आयरलैंड वॉज डिवाइडेड बेसिकली इन टू रिलीजियस कम्युनिटीज़, वन वाज कैथोलिक्स एंड अदर वाज प्रोटेस्टेंट्स। एक रिलीजियस कम्युनिटी में दो डिवाइड हो गए थे। कैथोलिक्स का जो प्रेजेंस था, नंबर जो था पॉपुलेशन का, इट वाज लार्ज, प्रोटेस्टेंट्स कम थे। तो इंग्लिश ने पार का इन्फ्लुएंस वहाँ पे दिखाने के लिए दे हेल्प्ड प्रोटेस्टेंट्स एंड उनको डोमिनेंस बनाने का उन्होंने पूरा मौका दिया। जितने भी कैथोलिक रिवोल्ट्स हुए दे वर सप्रेस्ड। एंड जब वुल्फ टोन और उनकी जो पार्टी थी यूनाइटेड आयरिशमैन, जब वो हार गई, जब उनका रिवोल्ट फेल हो गया, तो आयरलैंड को फोर्सिबली इनकॉर्पोरेट किया गया यूके में, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेटर ब्रिटेन में, एंड ये हुआ 1801 में। तो 1707 में स्कॉटलैंड को ले लिया इन्होंने एंड 1801 में आयरलैंड को उसमें इनकॉर्पोरेट करवा दिया। सो ये इन टोटल बन गए हमारे ब्रिटिश एज अ नेशन, यहाँ पे बन जाता है हमारा ब्रिटिश। अब इसमें हम क्या क्या देखते हैं कि डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश कल्चर है, प्रोमिनेंटली वही चीज़ फॉलो होती है। न्यू ब्रिटेन के सिंबल्स थे ब्रिटिश फ्लैग, जिसमें यूनियन जैक था। नेशनल एंथम सारे आइलैंड्स के लिए, सारे जो डिफरेंट अदर कंट्रीज़ थी उनके लिए, एंड इंग्लिश लैंग्वेज को एज नेशनल लैंग्वेज जो है रखा गया। बाकी जितने भी नेशंस जैसे स्कॉटलैंड और आयरलैंड जो उसमें जुड़े, दे वर नॉट इक्वल, दे वर नॉट एट पार, उनको सबॉर्डिनेट रखा गया इस यूनियन में। सो दिस इज़ हाउ नेशनलिज्म इन यूरोप इज़ डिफरेंट दैन नेशनलिज्म इन ब्रिटेन, बिकॉज ब्रिटेन का इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। काफ़ी सालों में इन्होंने अपने आप को एक नेशन की तरह बनाना स्टार्ट किया। यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रेस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दे हैड रिवोल्ट्स, दे हैड रेवोल्यूशन, सडन अपहेवल रहा है, एंड दैट इज़ हाउ दे फॉर्म नेशन स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे बाल्कन रीजन के बारे में। बाल्कन
इज़ एन एरिया इन साउथ ईस्ट यूरोप। अगर मैप का आप साउथ ईस्ट यूरोप देखोगे, विच इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ अ पेनिनसुला, तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, वो एरिया को बोला जाता है, उस रीजन को बोला जाता है बाल्कन्स। अब जनरली वहाँ के जो इन्हाबिटेंट्स हैं, जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उन्हें स्लाव्स भी कहा जाता है, बिकॉज उनका जो डिसेंडेंट जो लैंग्वेज है, इट इज़ फ्रॉम स्लाविक, इट इज़ स्लाविक लैंग्वेज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बाल्कन रीजन है, इट इज़ जोग्राफिकली एंड एथनिकली वेरिएशंस काफ़ी प्रेजेंट हैं। मॉडर्न डे स्टेट्स की बात करें तो बाल्कन जो है 11 स्टेट्स से मिलके बनता है, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे: ग्रीस, अल्बेनिया, बल्गेरिया, मेसिडोनिया, सर्बिया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, बॉस्निया, क्रोएशिया, रोमेनिया एंड मॉन्टेनिग्रो। इन 11 स्टेट्स को मिला दें तो इट बिकम्स बाल्कन रीजन। अब हम देखेंगे नेशनलिस्ट टेंशन्स जो वहाँ पे इमर्ज हुई, उसका क्या एक स्टेप वाइज जो है प्रोसेस रहा है, कैसे कैसे हुई है। बाल्कन का जो लार्ज पार्ट ऑफ द एरिया था, इट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर। ओटोमन एम्पायर टर्की का एम्पायर था। तो बाल्कन का मोस्ट ऑफ द एरिया जो था ओटोमन एम्पायर के अंडर था। 19th सेंचुरी में अगर हम देखें तो जो एम्पायर था, इट वाज रैपिडली कोलैप्सिंग, गिरना शुरू हो गया था। तो जब एम्पायर गिर रहा था, एक रीज़न, एंड देन रोमांटिक नेशनलिज्म का स्प्रेड, जैसे कि हमने देखा रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, उसमें जो है आइडियाज़ ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जो बन रही थी। रोमांटिक नेशनलिज्म इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसमें लिटरेचर, आर्ट, पोइट्री, ये इन जो फील्ड्स थे, इसमें इसके थ्रू नेशनलिस्टिक फीलिंग्स को पोर्ट्रे किया जा रहा था। तो जब फॉलिंग ऑफ एम्पायर हो रहा था एंड जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो इंक्रीज होती जा रही थी, तो जो बाल्कन रीजन था, इट बिकेम एक्सप्लोसिव बिकॉज वो इंडिपेंडेंस चाहते थे थ्रू एम्पायर एंड मोनार्की से। दे वांटेड टू बिकम नेशनैलिटीज़ एंड डिफरेंट एथनिसिटीज़ प्रेजेंट थी वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा रीजन्स अपनी अपनी इंडिपेंडेंस चाहते थे। तो वहाँ पे रिवोल्ट्स स्टार्ट हो गए, जिसे पैन स्लैव मूवमेंट भी कहा जाता है। अब रशिया के जो किंग्स थे, जार जिन्हें कहा जाता है, रशियन जार्स, दे इनकरेज दिस मूवमेंट, पैन स्लैविक मूवमेंट। अब इन्होंने इनकरेज क्यों किया? बिकॉज रशिया इज़ ऑल्सो अ स्लाविक, यू कैन से स्लाविक कंट्री, बिकॉज यहाँ की भी लैंग्वेज जो है स्लाविक लैंग्वेज है। एंड वो चाहते थे जो सर्बिया है, बल्गेरिया है, मॉन्टेनिग्रो एंड ग्रीस इटसेल्फ, वो उसे कंट्रोल कर पाएँ। अगर वो उसे इनकरेज करेंगे तो द पीपल विल फेवर रशिया। अब जब रेस्ट ऑफ द यूरोपियन पावर्स ने देखा कि रशिया का इन्फ्लुएंस जो है ग्रो हो रहा है बाल्कन्स में, तो दे गॉट अलार्म्ड। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लॉइट करने के लिए वहाँ पे इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया। दे ट्राई टू मेडल इन ऑल दोज वॉर्स एंड उसके बाद फाइनली जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, बिकॉज देर वर सीरीज ऑफ वॉर। वहाँ पे डिफरेंट नेशनलिटीज़ के बीच में, डिफरेंट यूरोपियन पावर्स के बीच में जो वॉर स्टार्ट हो गई, एंड लेटर लास्टली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपेंड। सो दिस वाज बाल्कन रीजन। वहाँ पे जो नेशनलिस्टिक जो टेंशन्स थी वो जब इमर्ज हुई तो उनसे क्या हुआ। अब लास्टली हम देखेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि अब ग्रीस ने अपनी इंडिपेंडेंस कैसे ली एंड उसका क्या इफ़ेक्ट रहा। जैसे कि हमने बाल्कन्स में देखा, बाल्कन का एरिया है, बाल्कन में प्रेजेंट है ग्रीक। तो ग्रीक वॉज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ओटोमन एम्पायर एंड ये 15th सेंचुरी से ओटोमन एम्पायर के अंडर रहा है। रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो था, इट वॉज ऑन इट्स पीक, ग्रोथ चलती जा रही थी पूरे यूरोप में, एंड यहाँ पर भी जो है इंडिपेंडेंस फॉर ग्रीक जो है स्टार्ट हो गया। एक जो स्ट्रगल थी वो इट बिगेन 1821 से। नेशनलिस्ट जो ग्रीस में रह रहे थे, दे गॉट सपोर्ट। अब इन्होंने कैसे कर पाए ये रिवोल्ट? बिकॉज इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड हो रही थी फ्रॉम ग्रीक्स जो एग्जाइल में थे, जो बाहर थे ग्रीक से, जिन्हें या कंट्री से निकाला गया था या जो बाहर किसी और यूरोपियन कंट्री में रह रहे थे, प्लस वेस्ट यूरोपियंस से। अब वेस्ट यूरोपियन से इनको क्यों सपोर्ट मिल रही थी? बिकॉज ऑफ द सिंपैथीज ऑफ एंशिएंट ग्रीक कल्चर। जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर है, पोइट्स, आर्टिस्ट हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, दे ऑलवेज लॉर्डेड ग्रीस, क्योंकि ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का एक क्रैडल माना जाता है, मतलब जहाँ से यूरोपियन सिविलाइजेशन बाहर आई है। सो इसीलिए वो चाहते थे कि जो ग्रीस है उसकी एक अपनी आइडेंटिटी हो, उसे इंडिपेंडेंस मिले, एंड दे स्टार्टेड सपोर्टिंग। जैसे पब्लिक ओपिनियन फॉर्म किए गए कि हमें कैसे सपोर्ट करना है ग्रीस को एंड कैसे इसे इंडिपेंडेंस दिलानी है। आप देखेंगे फेमस पोइट लॉर्ड बायरन जो है इसमें काफ़ी जुड़े हुए थे इस प्रोसेस में। दे ऑर्गेनाइज्ड फंड्स एंड दे ऑल्सो वेंट इन टू द वॉर टू।
एंड लास्टली फाइनली देखें थ्रू ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल ऑफ 1832, जैसे 1821 में इन्होंने स्टार्ट किया प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड 1832 में विद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिपोल दे रिकग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ग्रीस को अपनी इंडिपेंडेंस मिल गई। अब हम ये इसीलिए पढ़ रहे हैं ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि जब ग्रीक को इंडिपेंडेंस मिल गई, ग्रीक को तो जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, मोबिलाइज होना शुरू हो गई अक्रॉस यूरोप। अब जितनी भी मोनार्कीज थी दे वर ट्राइंग टू डिफेंड देयर सिस्टम, एंड जो नेशनलिस्टिक फीलिंग्स थी, जो डेमोक्रेसी, लिबरल, ये वाली फीलिंग्स थी जो वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई, और बाकी स्टेट्स भी चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस मिले एंड हम भी एक नेशन स्टेट फॉर्म कर पाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, और यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ख़त्म होता है, इट एंड्स हेयर। तो अनटिल द नेक्स्ट चैप्टर जो कि नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप इस वीडियो को सुने एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड फॉर्म अ टाइमलाइन आउट ऑफ इट। टिल देन, stay home, stay safe, and study hard. Thank you.